ओके, हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू and very warm welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Sri Science Academy and Science World. स्टूडेंट सब, पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे, हम बात आपसे करना शुरू किए थे एक थोड़ा सा मैथमेटिकल लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग का है फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट। और उस पर हमने कुछ बातें आपसे डिस्कस किया था। उसमें बात मेनली यही थी, हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था। बात यहां पर हम फ्री एनर्जी की आपसे करने वाले हैं। बोर्ड चालू नहीं है तो फ्री एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस समय हम लोगों ने फ्री एनर्जी की बात किया था और उससे रिलेटेड हमने कुछ टर्म की बात आपसे किए थे। हमने कुछ बड़े प्रैक्टिकल टाइप के एग्जांपल भी आपको दिए थे। जैसे हमने बताया था कि मान लीजिए अगर हमारे पास अगर हम 1000 रुपया मार्केट में लेके जाएं और उस 1000 रुपए में से अगर हमने मान लिया अगर 500 रुपया खर्च कर दिया किसी काम में, तो अब मेरी टोटल परचेजिंग पावर क्या है। तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि जो पैसा अब बच जाएगा, हमारे पास बचा होगा, वही हमारा परचेजिंग पावर है। यानी अगर 500 में से अगर 500 खर्च हो चुका है, तो जो बचा अमाउंट है 500, वही हमारा वास्तव में परचेजिंग पावर है। और उसी को याद करिए, हम लोगों ने कहा था कि इनफैक्ट वही हमारा फ्री मनी है। तो उसी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट होता है फ्री एनर्जी का। हमारा कॉन्सेप्ट है फ्री एनर्जी का। और इसमें हमने आपको बताया था, फ्री एनर्जी में हम लोग बात किए थे क्या, कि जो किसी सिस्टम में जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती हैं, जैसे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, तमाम एनर्जी होती हैं। तो सारी एनर्जी के सम को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी। तो हेनरी गिब नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि किसी भी सिस्टम की जो एक्चुअली वर्क परफॉर्मिंग कैपेसिटी होती है, वो किसी सिस्टम के टोटल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि टोटल एनर्जी के सिर्फ उस पार्ट पे डिपेंड करती है जो अभी भी अनकंज्यूम्ड है, जो अभी भी अनयूटिलाइज्ड है, जो अभी खर्च नहीं हुआ है। ये सारी बात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। और उसी में हमने एक और बात, एक हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, वो था यहाँ पे डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये हमने एक इक्वेशन लिखा था और उसमें बताया था कि जो डेल जी है वो चेंज इन फ्री एनर्जी है, जो डेल एच है वो चेंज इन इंथैल्पी है, टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और डेल एस यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी है। ठीक, तो हम इस फ्री एनर्जी के बारे में ढेर सारी बात अभी आपसे करने वाले हैं। एक डेल जी होता है और एक डेल जी नॉट होता है। ये डेल जी नॉट एक ये होता है, ये तो ये जो डेल जी है, ये किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर और कंसंट्रेशन के साथ जो रिएक्शन हो रही होगी उसके लिए है। गिवन जो टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंडीशन है उसके लिए होती डेल जी होती है। और असल में ये जो है, ये स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी कहलाती है। ये कहलाता है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी ये कहलाता है। और असल में है क्या कि आगे चल के हम कुछ इक्वेशन और कुछ फार्मूले और पढ़ने वाले हैं, और उन फार्मूलों का यूज करके हम क्या करेंगे, हम इस डेल जी की वैल्यू को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है ना। इस पर लगभग हर साल एक क्वेश्चन आपका कंफर्म में आता ही आता है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम डिस्कस कर लें, फिर आगे चल के इस पे हम इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की हम बात करेंगे। इस पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो अभी मैं ये डेल जी और ये डेल जी नॉट जो मतलब ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है। और ये क्या होता है, एक बात आप लोग, जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पे क्या होता है, एक बात आप समझ लीजिए कि जब टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 25 कर दिया जाए, प्रेशर कर दिया जाए 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन कर दिया जाए 1 मोलर, है ना, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं दिस गिवन कंडीशन या स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन को ही हम कहते हैं
स्टैंडर्ड कंडीशन, और इसी स्टैंडर्ड कंडीशन में जो डेल जी की वैल्यू होगी वही कहलाएगी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कहलाएगा। तो जब भी स्टैंडर्ड आएगा क्या समझेंगे आप, टेम्परेचर मान लेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, प्रेशर मान लेंगे 1 एटमॉस्फेयर का, और कंसंट्रेशन जो मानेंगे सोल्यूशन का हुआ हो जाएगा 1 मोलर। इतना आप रट लीजिए, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन पर जो फ्री एनर्जी चेंज होता है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं। तो इसकी बात तो हम बाद में करने वाले हैं, अभी मैं इसको हटा ले रहा हूं। हाँ, थोड़ा ये बताने के लिए कि एक डेल जी होता है मतलब फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं इसको, और एक डेल जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है। ये बताने के लिए हमने सारी बातें आपके साथ की हैं। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड कंडीशन को आप लोग मैंने बता भी दिया, आप याद भी कर लीजिए कि स्टैंडर्ड कंडीशन किसको कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन क्या होता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे जो होता है टेम्परेचर, जो होता है टेम्परेचर ये होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, और कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन का ये होता है 1 मोलर। एक बात समझिएगा, जो बायोकेमिकल जो चेंजेस होते हैं वहां पर जो सब्सटेंसेज के जो कंसंट्रेशंस होते हैं तो मोलरिटी के टर्म में और मोलैलिटी में कोई खास अंतर नहीं होता है। तो मोलैलिटी जो होता है स्मॉल m से लिखा जाता है, मोलैलिटी स्मॉल m से लिखा जाता है, और मोलरिटी कैपिटल M से लिखा जाता है। तो इसलिए मोलैलिटी और मोलैलिटी में बायोकेमिस्ट्री में कोई खास अंतर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने कैपिटल M लिख दिया है। आप इसको मोलैलिटी समझेंगे। हालांकि कहीं मोलैलिटी लिखा मिलता है तो आप परेशान मत होइएगा, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर अपने बायोकेमिस्ट्री में नहीं होता, इसलिए मोलैलिटी दोनों का यूज आप कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर मोलैलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अच्छा, मोलर सोल्यूशन क्या होता है, ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, मैं फिर से दोबारा आपको हम इसकी रिकैपिंग कर दे रहे हैं। वो क्या है बताया गया था आपको, हम मॉलिक्यूलर मास पढ़ चुके हैं, याद करिए। तो उसमें बताया गया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम में अगर मास लिया जाए तो वही कहलाता है 1 मोल। याद करिए, मैंने बताया था आपको। मानिए कोई कंपाउंड आपका है, मानिए मैंने कहा कंपाउंड आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए, ठीक है ना, हमने निकालना बताया था। आई होप कि आप इन सारी बातों को जान के इस समय क्लास सुन रहे हैं या सुनेंगे देखेंगे। मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या होता है, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल्स क्या होते हैं, सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूं। हम वहां पे पढ़ चुके हैं कि बेस की एसिडिटी क्या होती है, एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं। मैं एग्जांपल दे के सॉल्व करके दिखा चुका हूं। तो आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे, और किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आप आसानी से निकाल लेंगे। हाँ नु जी, आपको अच्छी तरह याद होगा। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो मान लीजिए हमने ग्लूकोज का कहा, या कोई ले लीजिए कंपाउंड, तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए, ठीक। उतना ग्राम आप केमिकल बैलेंस से तौल लीजिए। मान लीजिए अगर x ग्राम है, अगर उसका x मॉलिक्यूलर मास है तो x ग्राम तौल लीजिए, और तौल के क्या करिए, पानी में घोल दीजिए, और घोल के कुल सोल्यूशन यहाँ पे 1 लीटर का बना लीजिए। 1 लीटर पानी नहीं डालना, ध्यान दीजिएगा। वाटर मतलब सॉल्वेंट और वो जो सॉल्यूट जो घोला जा रहा है दोनों मिलके 1 लीटर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए। सॉल्वेंट का नहीं करिए, आपने कहा कि 1 लीटर पानी उसमें डाल दिया हमने मॉलिक्यूलर मास के बराबर कंपाउंड, ये नहीं, गड़बड़ हो जाएगा भाई। आप क्या करेंगे, मान लीजिए क्या करना है आपको, 1 लीटर बनाना है, तो मान लिया आपने क्या किया कि मॉलिक्यूलर मास के बराबर को तौल लीजिए, और तौल के थोड़े से पानी में, मान लो हमने कहा चलो ½ लीटर में घोल लिया, और जब ढंग से डिजॉल्व हो जाता है तब उसके बाद उसमें वाटर डाल के उसका वॉल्यूम 1 लीटर कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले ही 1 लीटर वाटर आपको नहीं लेना है। वाटर और जो आप उसमें डिजॉल्व करेंगे सब्सटेंस, वो दोनों मिला के जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा।
तो जब भी मोलरिटी की बात हो तब क्या समझेंगे कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सल्यूट है, तो जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड जो हमने उसको डिसॉल्व किया है, अगर उसका 1 मोल है, और 1 मोल कितना होता है, तो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम में मास होता है, उसी को हम कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। और यहाँ पे एम वही लिखने का मतलब है। तो जब भी आपसे स्टैंडर्ड कंडीशन आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे कि वह कंडीशन जिसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर हो, और कंसंट्रेशन आप जो सोल्यूशन है वह 1 मोलर हो, तो इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, ये कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात आप रट लीजिए, आपको याद होगा भी पहले से। और इस स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर और कंसंट्रेशन पर जो हम फ्री एनर्जी चेंज जब निकालेंगे तो वही होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कहा जाता है। और जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो चेंज होता है वास्तव में किसी इक्वेशन के लिए, किसी रिएक्शन के लिए वो फिक्स होता है, ठीक है ना, वो निश्चित है, और वो वैल्यू अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, और उसकी वैल्यू से हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन को पहचान भी लेते हैं। हालांकि वो बात हम बाद में करने वाले हैं, पहले हम जरा सा अपने इस इक्वेशन पे डिस्कशन कर लें। तो पिछले क्लास में हमने आपसे बात किया था कि जो डेल जी की वैल्यू होती है, ये डेल जी की वैल्यू जो होती है किसी प्रोसेस के फिजिबिलिटी के बारे में बताती है, या कोई प्रोसेस फिजिबल मतलब प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, उसका जो डिसीजन होता है वो इसकी मदद से लिया जाता है। और इसमें हमने आपको बताया था, अगर आपको भूल ना गया हो तो ये बताया था कि अगर कोई प्रोसेस अगर होना है, फिजिबल होना है, तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर अगर रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, कब, जब डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्रोसेस फिजिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। और अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी अगर जीरो है, इसका मतलब कि आपकी प्रोसेस कैसी है, वो इक्विलिब्रियम में है। ये बात आपको याद होगा। मैं फिर दोबारा जल्दी से मैं यहाँ पे अगर रिकैपिंग करना चाहूं तो यही है कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी का मतलब प्रोसेस इज फिजिबल, प्रोसेस होगी इन डायरेक्टेड डायरेक्शन, जो आप डायरेक्शन बताया उसमें फिजिबल होगी, है ना। इसी की पॉजिटिव वैल्यू क्या बताती है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल जी क्या बताती है, प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल या नॉट फिजिबल, प्रोसेस नहीं होगी। और इसकी जो नेगेटिव जीरो वैल्यू होती है, इन जीरो वैल्यू ऑफ जो डेल जी होती है बताती है कि प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम, और आई होप कि आप इक्विलिब्रियम की बात आप लोग जानते होंगे। फिर भी अपनी तरफ से मैं बताऊं जल्दी से। मान लीजिए कोई प्रोसेस ऐसी है कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। मान लिया आपने कह दिया कि यहाँ पे कोई सब्सटेंस है ए, है ना, और वो बदल रहा है सब्सटेंस बी में, और बी भी फिर से वापस बदल सकता है ए में, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ए बदल सकता है बी में, तो बी बदल सकता है ए में, ठीक। अब इक्विलिब्रियम क्या होती है, तो मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि मान लीजिए ए के बी में बदलने की जो रेट है, सपोज करिए वो रेट हमारी R1 है, यानी R1 क्या है, उस रिएक्शन की रेट है जिसमें ए बदल रहा है बी में, ठीक। और एक R2 ले लीजिए, तो R2 क्या है, उस रिएक्शन की रेट है जिसमें कि बी बदल रहा है ए में, है ना। तो R1 से रेट R1 से A is transferred, A is being changed into B, and with rate R2 B changing into A, ऐसा है। तो देखिए होगा क्या कि अगर आप A से लेके प्रोसेस शुरू किए होंगे, अगर मान ली पहले आपने कंपाउंड A लिया होगा, तो शुरू में क्या होगा, R1 की रेट हाई रही होगी और B तो रहा ही नहीं रहा होगा, याद रखिएगा। अगर आपने शुरू में A लिया था, B था ही नहीं, तो फिर A बदल रहा होगा B में, ठीक है ना। और अगर आपको एक थोड़ी सी बात केमिस्ट्री याद रहे और ना आती तो भी याद करना पड़ेगा, यहाँ पर उसका जरूरत पड़ेगी। होता है क्या यहाँ पर, मोलर कंसंट्रेशन, उसको एक्टिव मास भी कहा जाता है। तो किसी की जो रिएक्शन की रेट होती है ना,
वो उस कंपाउंड के, ध्यान दीजिएगा, उसके रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात आप याद रखिएगा। मैंने क्या कहा, किसी रिएक्शन की जो रेट होती है रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो जब मैंने आपसे कहा कि हमने एक को लेकर रिएक्शन शुरू किया है, तो बी तो अभी है ही नहीं ना, बी कहाँ है, बी तो है ही नहीं है, खाली हमने ए लिया है, तो इसका मतलब खाली ए है। और जब खाली ए है हमारे पास, बी अभी है ही नहीं है, तो खाली यहाँ रिएक्शन यहाँ पे R1 होगी, यही बस होगी। लेकिन टाइम के साथ क्या होगा, देखिए बी बनने लगा, और जब बी बनने लगेगा, जब बी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, तो फिर चूंकि रिएक्शन यहाँ पर रिवर्सिबल नेचर की है, तो बी बदलने लगेगा, एम बदलने लगेगा। लेकिन शुरू में ए का कंसंट्रेशन हाई रहेगा और बी का तो भाई लो रहेगा, बाद में बना है। इसलिए जो रिएक्शन जो R1 है इसकी रेट क्या होगी, हाई होगी, इसकी रेट क्या होगी, लो। यानी अगर मैं लिख दूं सेंटेंस में, तो इसकी रेट हाई रही होगी, इसकी लो रही होगी, ठीक है ना, ये बात आप जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर ए का अमाउंट घटता जाएगा, क्योंकि ए बदल रहा है बी में ना, ठीक। तो हो क्या है, और R1 की रेट चूंकि हाई है, R1 की रेट हाई है, तो होगा क्या, समय के साथ ए का अमाउंट या ए का कंसंट्रेशन घटता जाएगा और बी का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो होता क्या है, जाएगा कि समय के साथ R1 की रेट घटती जाएगी और R2 की रेट बढ़ती जाएगी। ध्यान दीजिए, जो अधिक था वो कम होता जाएगा और जो कम था वो बढ़ता जाएगा। ऐसे होते होते एक समय ऐसा आएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, दोनों जो यहाँ पर फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड रिएक्शंस हैं इनकी रेट बराबर बराबर हो जाएगी, यानी R1 विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू R2। और जब R1 और R2 यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जब दोनों बराबर हो जाएगी, उसी को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही है इक्विलिब्रियम, यही इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो कम से कम इतनी बात आप, मैंने रिवाइज कर दिया, मैं मांगता आप लोग सब जानते ही होंगे कि जब कोई रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चले, ए बदले बी में, बी भी बदले ए में, इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने बताया आपको कि जो मान लिया आपने ए से लेकर रिएक्शन शुरू किया होगा, तो बी तो पहले रहा ही नहीं रहा होगा, तो पहले खाली R1 ही रही होगी, उसकी रेट भी हाई रही होगी। लेकिन कुछ समय के बाद जब ए बी में बदला होगा, तब फिर से ये बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो गई होगी। लेकिन शुरू में R1 की रेट हाई होगी, देन R2, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलेगा लगातार R1 जो होगी वो घटेगी और R2 बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि R1 R2 दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, यानी जिस रेट से A बदलेगा B में, उसी रेट से B भी ट्रांसफॉर्म होगा A में, और उसी कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। आई होप कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो प्रोसेस, अगर आप कह रहे हैं कि प्रोसेस यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आगे हम इसमें भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का हम पढ़ने वाले हैं कि जो हम कह रहे हैं, अगर हम फॉरवर्ड की कह रहे हैं तो फॉरवर्ड के लिए, और बैकवर्ड की पूछ रहा है तो बैकवर्ड के लिए। जो भी आपसे पूछेगा डाटा क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है ना। तो जो भी हमारी डायरेक्टेड डायरेक्शन है, जो भी हमारी आस्क्ड जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में प्रोसेस फिजिबल होगा कि नहीं होगा, इस बात का पता कैसे लगाएंगे, ताकि हम पढ़ने वाले हैं उन इक्वेशन से आप फार्मूले को यूज करेंगे, और फार्मूला यूज करने के बाद अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब प्रोसेस फिजिबल होगी, है ना। ऐसे ही अगर इसकी वैल्यू मान ली अगर कहीं पॉजिटिव आ गई, हम फार्मूला यूज करेंगे, क्या फार्मूला है, कैसे यूज करेंगे, देखा जाएगा। तो अगर हम फार्मूला यूज करें और इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं होने वाला वो नहीं है। और अगर मान लीजिए आपको जो गिवन डाटा है उस डाटा को पुट करते हैं उस फार्मूले में और डेल जी की वैल्यू निकालते हैं, और वो वैल्यू अगर मान लीजिए 0 आ गई, इसका मतलब क्या है कि वो जो रिएक्शन है, वो जो प्रोसेस है, इनफैक्ट वो रिवर्सिबल प्रोसेस है और वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। तो वास्तव में ये तीनों आप वैल्यू याद रखिएगा, क्या इनका मतलब होता है मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव का मतलब क्या है, जो आप प्रोसेस, जिस प्रोसेस के लिए वैल्यू निकाले हैं वो प्रोसेस होगी अगर नेगेटिव आती है तो। पॉजिटिव मतलब क्या, अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब कि जो प्रोसेस आप सोच रहे हैं वो प्रोसेस नहीं होगी। और 0 आने का मतलब क्या है कि हाँ वो प्रोसेस क्या है, इनफैक्ट वो रिवर्सिबल प्रोसेस है और वो दोनों डायरेक्शन में चल रही है, और इनफैक्ट प्रोसेस कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में है। ये सारी बात हमने आपकी रिकैपिंग करके बता दिया, ठीक। अब ये नेगेटिव जो वैल्यू है, डेल जी की नेगेटिव वैल्यू है,
ए पाने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं, या कहा जाए डेल जी की वैल्यू पाने के लिए हमारे पास तरीके हैं। एक तरीका तो है जो हम अभी इसी इक्वेशन से निकाल के आपको दिखाने वाले हैं, जो हमने बताया था पीछे। हमारा इक्वेशन क्या था, ये है हमारा इक्वेशन है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये है। हमने यहां पर आपसे जो बात किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो था इस डेल एस की बात को लेकर के। इस डेल एस को लेकर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एस को हमने एंट्रॉपी कहा था, याद करिए। और हमको यहाँ पे डिस्कशन ये करना है कि हम जो प्रोसेस कराना चाहते हैं वो प्रोसेस हमारी हो जाए, यानी जो हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं या बैकवर्ड में ले जाना चाहते हैं, तो वो जो हम चाह रहे हैं वो प्रोसेस हो। इसके लिए आप क्या कह रहे हैं कि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, जो मैंने बताया था। तो अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी है तो हमको ये क्या पूछना है आपसे कि डेल एस की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि हम जब भी डेल की बात की, डेल का मतलब होता है चेंज, और चेंज के लिए हमने आपको बताया था क्या, ये बताया था कि हमेशा जो फाइनल वैल्यू होती है उसी में से इनिशियल वैल्यू घटा दिया जाता है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू किसी भी चीज की वैल्यू हो, फाइनल में से इनिशियल को हम घटाते हैं, वही हमारा डेल्टा चेंज का मतलब होता है। इसके अंदर डेल एस का मतलब क्या होगा कि हमारा, ध्यान दीजिएगा, हमारी जो रिएक्शंस हैं, हमारे जो सब्सटेंस हैं, जो हमारा सिस्टम है, उसके फाइनल जो स्टेट है उसके एंट्रॉपी माइनस इनिशियल के एंट्रॉपी जो है, ध्यान दीजिएगा, उसी को हम कहेंगे यहाँ पे डेल एस। ठीक, तो आपसे मैं पूछूं अगर कि मान लिया आप कह रहे हैं ए बदलेगा बी में, ए बी में बदलेगा, तो ए बी में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसके लिए आपने डेल जी की कंडीशन बता दिया है कि अगर इस प्रोसेस के लिए डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो फिर आप जो कह रहे हैं ए से बी में बदलना वो होगा। आप कह रहे हैं ए से बी में बदलेगा नहीं बदलेगा, हमने कहा कि आप पता करिए कि डेल जी की वैल्यू कैसी है। अगर नेगेटिव है तो जरूर ए आपका बी में बदलेगा, लेकिन हम पता कैसे करें, तो इसके लिए अगर मैं प्रेजेंट टाइम में शुरू में अगर मैं आपसे एंट्रॉपी पे डिस्कशन करना चाहूं तो आप बताइए जरा सा इसमें कि अगर ए से बी में बदलेगा तो डेल जी को नेगेटिव करना, डेल जी को नेगेटिव करने के लिए इस डेल एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर आपको लगता है कि डेल जी की वैल्यू बढ़ रही है तो आप जानते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि एंट्रॉपी की वैल्यू अगर बढ़ रही है, सॉरी अगर मैं कहूं अगर एंट्रॉपी की वैल्यू बढ़ रही है, तो अगर प्रोसेस में एंट्रॉपी की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब कि फाइनल कंडीशन में एंट्रॉपी हाई होगी और इनिशियल में क्या होगी, लो होगी। आप कह रहे हैं बढ़ रही है ना, तो जब बढ़ रही है तो फाइनल में हाई और इनिशियल में लो होगी, तो डेल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हैं वहां पर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है ना, पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, प्रोसेस के दौरान एंट्रॉपी घट रही है, और अगर प्रोसेस के दौरान अगर एंट्रॉपी घट रही है, इसका मतलब क्या हुआ, घट के बाद में कम हो गई ना, यानी कि फाइनल में हो गई कम और इनिशियल में ज्यादा थी। तो अगर कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ इस डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, ध्यान दीजिए मेरी बात का, ध्यान दीजिएगा कि डेल एस यानी कि पॉजिटिव, डेल एस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रॉपी इज इंक्रीजिंग, एंट्रॉपी is increasing during the process। और डेल जी की जो नेगेटिव वैल्यू है डेल एस की, इसका मतलब क्या है, एंट्रॉपी इज डिक्रीजिंग, एंट्रॉपी इज डिक्रीजिंग। यही बात है ना, ये बात है। तो अब हमको जरा सा आप लोग अब बताएं, अब सोचने की बात है कि अब बताइए कि इस डेल एच को हम नेगेटिव करना चाहते हैं, इस डेल एच को हम नेगेटिव करना चाहते हैं, और डेल एच को अगर मैं नेगेटिव करना चाहता हूं तो मैं डेल एच को क्या करूं, डेल एच को मैं पॉजिटिव कर दूं तब इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा डेल जी नेगेटिव हो जाएगा, अथवा मैं डेल एच को नेगेटिव कर दूं तब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब भाई थोड़ी सी मैथ आपको लगानी पड़ेगी, आप लोग सोच के बताइएगा। मुझे डेल जी की नेगेटिव वैल्यू चाहिए, डेल जी की वैल्यू हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, और डेल जी की अगर मैं नेगेटिव वैल्यू अगर चाह रहा हूं तो मैं
डेल एस की क्या करूं, पॉजिटिव वैल्यू ले लूं। पॉजिटिव वैल्यू लेने का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी बढ़ रही होगी, तब आप डेल एस की पॉजिटिव वैल्यू सोचेंगे। और अगर नेगेटिव वैल्यू डेल एस की आप सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ है कि एस की वैल्यू क्या है, घट रही है। तो अब देखिए जरा सा, अगर आप सोच पा रहे हो तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूं। देखिए, अगर मैं डेल एस की, मान लीजिए मैं नेगेटिव वैल्यू रखता हूं, नेगेटिव, तो अगर मैं ये मान लूं कि जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस के दौरान अगर एंट्रोपी घट रही है, ध्यान दीजिए, हम एंट्रोपी आपको बता चुके हैं, याद रखिए, सिस्टम में जो डिसऑर्डर होता है, जो डिस्टरबेंस होता है, जो मिसमैनेजमेंट होता है, उसी का नाम है एंट्रोपी। ध्यान दीजिए, मैं बता चुका हूं, सिस्टम में जो डिस्टरबेंस होता है, जो डिसऑर्डर होता है, जो अनियमितता होती है, सामान्य भाषा में बात करें, उसी की मेजरमेंट को हम कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है ना? तो एंट्रोपी आप कह रहे हैं बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, डिस्टरबेंस या मिसमैनेजमेंट या डिसऑर्डर, अनियमितता बढ़ रही है। और आप कह रहे हैं एंट्रोपी घट रही है, इसका मतलब क्या है, ये सब चीजें वहां पे घट रही है। ठीक, तो एक मैं कंडीशन ले रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि आप कह रहे हैं कि ए से बी में प्रोसेस, यानी ए से बी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, मुझे इस पर बात करनी है, ये फिजिबल है कि नहीं है। तो अगर फिजिबल है तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, हम पहले से जान रहे हैं। अब डेल जी की वैल्यू जो गिवन कंडीशन में आप मान रहे हैं, उस कंडीशन में ये होगी कि नहीं होगी। मान ली मैं कहूं कि मैं कह रहा हूं कि डेल एस की वैल्यू नेगेटिव है, और डेल एस की वैल्यू नेगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी घट रही है। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी घट रही है, और एंट्रोपी अगर प्रोसेस दौरान घटेगी तभी डेल एस की वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगर मैं इसको नेगेटिव मान लेता हूं और इसके नेगेटिव वैल्यू यहां पे रख देता हूं, तो देखिए मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे मिलने वाला है क्या, ध्यान दीजिएगा, हमारा इक्वेशन है कि डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक, और आप क्या कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू को आप नेगेटिव मान लीजिए, तो डेल एच माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, टी, और डेल एस की वैल्यू को आप नेगेटिव कह रहे हैं, है ना। तो आप इसे उसको नेगेटिव कह रहे हैं, तो मैं क्या करूं यहाँ पर कि टी, तो भाई आप देख रहे हैं कि टी तो बटे में तो नेगेटिव होगा नहीं, तो जो रहेगा वो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे डेल एस की वैल्यू को मैं नेगेटिव कर दूं, नेगेटिव कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये डेल एस की वैल्यू नेगेटिव है, अगर मैं, चलिए मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ, तो अगर इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है, इसको थोड़ी सी मैं टी को मैं बाहर भी निकालता हूँ, यहाँ पे माइनस टी, और यहाँ पे डेल एस आपका नेगेटिव हो गया। तो अब जरा ये बताइए कि अगर डेल एस की वैल्यू को आप नेगेटिव कर देंगे तो टी और ये डेल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और सिंपल सी बात जानते हैं आप कि अगर ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन है, ठीक, ध्यान दे रहे हैं आपस का, तो अंदर वाली साइन भी अगर नेगेटिव हुई तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए जैसा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे डेल्टा एच माइनस क्या है, टी डेल एस है, ये गुणा करना है इसको, है ना। तो अगर आपने डेल एस की वैल्यू को नेगेटिव मान लिया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तब हो जाएगा डेल एच और प्लस यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे टी, और टी डेल एस, ये हो जाएगा। यानी अब इस कंडीशन में अगर आपने डेल एस को नेगेटिव मान लिया तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और अब आप साफ साफ देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल एच में इसकी वैल्यू जोड़ दी जाएगी, ये वैल्यू जोड़ दी जाएगी। और जब जोड़ देंगे तो क्या आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यू में नेगेटिव हो सकती है, कहाँ नेगेटिव होगी भाई, तब तो पॉजिटिव वैल्यू इसकी हो गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर ऐसा मान लिया होता कि डेल जी नेगेटिव होना है, नेगेटिव होना मतलब क्या हुआ, प्रोसेस फिजिबल बनाने के लिए ये रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। तो आप प्रोसेस को फिजिबल बनाना चाहते हैं, हमने एग्जांपल लिया था ए को बी में बदलना चाहते हैं, तो अगर ए को बी में बदलना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया कि उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल से डिराइव होती है कि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो डेल जी की नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या आप डेल एस की नेगेटिव वैल्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और डेल एस की वैल्यू अगर आपने नेगेटिव किया तो वास्तव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा डेल जी की वैल्यू, यानी प्रोसेस आपका नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ डेल जी के नेगेटिव वैल्यू का डेल एस के नेगेटिव वैल्यू का मतलब है प्रोसेस के दौरान डिसऑर्डर का मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट का क्या हो जाना, घटते जाना। एंट्रोपी होती ही क्या है, एंट्रोपी सिस्टम में जो डिसऑर्डर होता है,
जो मिसमैनेजमेंट होता है, जो डिस्टरबेंस होता है, जो टर्बुलेंस होता है, उसी का मेजरमेंट तो है। तो अगर आपने कहीं कह दिया कि जब प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस फिजिबली हो रही है, तो उस कंडीशन आप कहें कि जो डिस्टरबेंस है, एंट्रोपी जो है वो घटती है। अगर ऐसा आपने मान लिया तो डेल एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और इसके नेगेटिव होते ही डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी प्रोसेस नहीं हो सकता। तो हम क्या कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी प्रोसेस के फिजिबिलिटी के लिए, प्रोसेस के होने के लिए डेल जी का नेगेटिव होना जरूरी है। ये थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल से आता है। और डेल जी को नेगेटिव करने के लिए डेल एस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डेल एस वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। ध्यान दीजिए, इन सारे डिस्कशन का बेसिस जो है, जो कंक्लूजन ध्यान दीजिएगा, वो याद रखना है आपको। बाकी इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको प्रॉब्लम भी हो रहा है तो छोड़िए, कोई मतलब नहीं है। ये बात आपको, हालांकि किसी को, अगर आप भी किसी को पढ़ाएंगे तो दिखाना पड़ेगा आपको, लेकिन फाइनली कंक्लूजन हम क्या ड्रा कर रहे हैं कि किसी प्रोसेस को फिजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। और डेल जी की वैल्यू नेगेटिव तब होगा जब डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। यही लास्ट लाइन आपको, यही पंचिंग लाइन है, वही इन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन का कंक्लूजन है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूं। हमारा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन हमारा यही है, लाइन आपको याद होना चाहिए, हालांकि आपको मैथमेटिकली डिराइव करने आना चाहिए। वो ये है क्या, वो ये है, फॉर ए प्रोसेस टू बी फिजिबल क्या होना चाहिए? पहली बात आपने कहा कि डेल जी शुड बी नेगेटिव, तो पहले कह दिया था शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरी बात आपने क्या कहा कि डेल एस, और एक बात यहां थोड़ा मैं और बदल के लिख दूं थोड़ा सा, टू मेक द डेल जी नेगेटिव, द डेल एस should not be negative, should not be negative, ठीक है ना? दैट इज का मतलब क्या है, दैट इज एस यानी एंट्रोपी शुड नॉट डिक्रीज, शुड नॉट डिक्रीज, ये घटनी नहीं चाहिए। टू मेक द डेल जी नेगेटिव, इसको नेगेटिव करने के लिए क्या है, डेल एस की वैल्यू भी हम दिखाया था, शुड नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी घटना नहीं चाहिए। इंस्टेड, इसके बजाय क्या होनी चाहिए, इंस्टेड, इंस्टेड इसके बजाय क्या होना चाहिए, डेल एस शुड बी पॉजिटिव, शुड बी नहीं, पॉजिटिव होनी चाहिए, शुड बी क्या, पॉजिटिव। मीन्स इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है, टू मेक द प्रोसेस फिजिबल, प्रोसेस को संभव बनाने के लिए, प्रोसेस फिजिबल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंट्रोपी, मैग्नीट्यूड जो है एंट्रोपी की, ऑफ एंट्रोपी, यानी कि एस शुड इंक्रीज, शुड इंक्रीज, है ना? आप ये बात समझ गए हैं अनु जी, ठीक है ना? देखिए, आप लोगों में से अधिकांश लोग रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, हमको वो सही नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में अगर लाइव क्लास, जैसे अनु जी देख रहे हैं, बाकी लोग जो भी देख रहे होंगे, अगर लाइव क्लास देख रहे हैं तो ये सब जो थोड़ी सी जो टेक्निकल बातें हैं, थोड़ी सी क्रिटिकल हैं, थोड़ी मैथमेटिकल बातें हैं जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर इसमें कोई चीज अगर मान लीजिए डाउट में अगर आपकी होती तो तुरंत अभी कमेंट करते, अभी रुक के फिर दोबारा देखा जाता। लेकिन मान लीजिए अगर आप रिकॉर्डेड
चीजें देख रहे हैं तो ठीक है, उस कंडीशन में आप समझ जा रहे होंगे, अच्छी बात है। मैं नहीं कुछ कह रहा कि पता नहीं समझ नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इन केस कोई बात अगर समझ में नहीं आई, कोई डाउट अगर हुआ, तो उस डाउट को आप कैसे दूर करेंगे? लाइव क्लास में ही फायदा है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिकमेंडेशन या एक्सपर्ट एडवाइस यही है कि अगर पॉसिबल हो, कोई अगर दूसरी कोई बात ऐसी अदरवाइज ना हो, तो आप क्लासेस को लाइव देखिए। लाइव देखने से फायदा होता है कि टीचर अगर कोई बात अगर वो भी देखिए, हमारा वाला जो टॉपिक भी थोड़ा टेक्निकल है ना। अशोक जी जो पढ़ा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, उसमें भी हम न्यूमेरिकल्स हमको कराना है। तो जब हम थोड़े टेक्निकल टॉपिक को ले रहे हैं, न्यूमेरिकल पार्ट को ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें भाई देखिए थोड़ा बायो वालों के लिए न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो होता ही होता है। तो अगर आप लोग मेरी क्लास कम से कम लाइव देखें आप, तो उससे फायदा ये होगा कि अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो तुरंत आपने लिखा, भाई समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट आपने लिखा, मैंने पढ़ा, हम तुरंत उसको फिर दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी एडवाइस है कि बाद में लोगों और लोग वीडियो देखेंगे सुनेंगे, तो उनसे मेरी यही एडवाइस है कि आप प्रयास करिए कि जो मेरी क्लास होती है थोड़ी सी टेक्निकल है, मैथमेटिकल है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। और अगर ऐसे में क्लास अगर आप खाली रिकॉर्डेड देखेंगे, तो अगर आपका कोई डाउट होगा तो तुरंत तो क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर लाइव देखेंगे तो जो भी आपका डाउट होगा आप तुरंत कमेंट के थ्रू हमको बताएंगे और हम उसका तुरंत निराकरण या सॉल्यूशन कर पाएंगे। बाकी आप जैसे समझें, जैसे आप लोग बात हो। तो हमने क्या कहा कि अगर प्रोसेस को फिजिबल बनाना है ना, अगर फिजिबल बनाना है तो दो पॉइंट हमारे सामने आ गया। एक क्या, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है, एंट्रोपी जो चेंज है, जो डेल एस है, वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने डेल एस को आपने अगर नेगेटिव बना दिया, तो अभी हमने मैथमेटिकल फार्मूले में वैल्यू पुट करके दिखाया था कि डेल एस को नेगेटिव बनाते ही आपका डेल जी क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर डेल जी को आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, किसी प्रोसेस की फिजिबिलिटी की जो कंडीशन होती है, तो ऐसे में डेल एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, उल्टा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ, उसको हम लिटरेचर में अगर कहें तो डेल एस क्या चीज है, वो चेंज इन एंट्रोपी है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और पॉजिटिव होने का मतलब है कि उसका बढ़ते जाना, यानी कि है क्या चीज, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई प्रोसेस अगर फिजिबल होना है, अगर उसे होना है, तो क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी, लगातार उस सिस्टम का जो एंट्रोपी है, जो उसका जो डिस्टरबेंस है, जो उसका मिसमैनेजमेंट है, जो टर्बुलेंस है, जो डिसऑर्डर है, जिसको हम एंट्रोपी कह रहे हैं, क्या होना चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। ठीक है ना। तो अगर डिस्टरबेंस बढ़ेगा तो आप जानते हैं वहां पर एंट्रोपी बढ़ेगी, और एंट्रोपी बढ़ेगी तो चेंज क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। और जब डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो कंडीशन के यानी प्रोसेस के फिजिबल होने की कंडीशन होती है। ठीक है ना। तो कम से कम ये कंक्लूडिंग लाइन आप याद रखिएगा कि किसी प्रोसेस की फिजिबिलिटी के लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अच्छा, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ भाई, डेल जी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी है, तो क्या होना चाहिए, फ्री एनर्जी घटनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या है, घटता जा रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं दोनों को इकट्ठे जोड़ के बोलूं, क्या बोलूं कि किसी प्रोसेस के होने के लिए, फिजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोसेस के दौरान क्या होना चाहिए, फ्री एनर्जी घटनी चाहिए और एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। सामान्य भाषा मैंने कह दिया, बिल्कुल ही बात। उसको टेक्निकली हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो मैं फिर कह दूं, रिपीट कर दूं ये सेंटेंस कि प्रोसेस के फिजिबल होने के लिए, प्रोसेस के होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोसेस के दौरान क्या होना चाहिए, जो फ्री एनर्जी है वो लगातार घटनी चाहिए और जो एंट्रोपी है लगातार बढ़नी चाहिए। इसी बात को हम बोल रहे हैं कि डेल जी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए प्रोसेस को फिजिबल बनाने के लिए। अच्छा, एक बात और समझिए, एक और मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट ए है और ये बदल रहा है बी में, ठीक है ना। ये मान लिया आपका रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट समझिएगा, पी फॉर प्रोडक्ट समझिएगा, ये है। अच्छा, एक बात थोड़ा सा समझिए, मैं आपसे एनर्जी कांस्टेंट की बात कर रहा हूं बातें कर रहा हूं कि कोई भी प्रोसेस समझिए, कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, हो रही है, तो याद रखिएगा उसमें किसी कंपाउंड की या जो प्रोडक्ट है उसका स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए
हम आप जानते हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, इंडियन सोसाइटी में रह रहे हैं, हम लोग याद रखें, हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में काम करें, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आप मान लीजिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, कितनी सैलरी मिलेगी आप जानते हैं, सबको मालूम है। अगर आप ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर ना ज्वाइन करें, आपको नॉलेज बढ़िया हो जाए, और नॉलेज बढ़िया होने के बाद अगर आपने थोड़ा सा जो अच्छी जो कोचिंग्स हैं वहाँ जाएं, टेस्ट दें और आपका सिलेक्शन हो जाए, और उसमें आप टीचिंग करना शुरू कर दें आईटी के लिए, नीट के लिए या एसआईआर के लिए मान लीजिए, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको आपके गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी, और बहुत तेजी से ग्रोथ भी होगी। जैसे 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 आपका परफॉर्मेंस अपडेट होगा यानी अपग्रेड करेगा, जैसे जैसे आपकी क्वालिटी इंप्रूव करेगी, जैसे जैसे आपके द्वारा जो पढ़ाए जाने वाले जो बच्चे हैं वो रिकमेंड करेंगे, वो डिमांड करेंगे कि फला सर की क्लास लगाइए, वैसे वैसे आपकी जो डिमांड है अपने आप बढ़ती जाएगी, और आपकी डिमांड को डायरेक्टर पूरा भी करेगा, और कुछ ही दिनों में आपकी जो प्राइवेट सेक्टर की जो सैलरी होगी वो गवर्नमेंट की सैलरी से कई गुना अधिक हो जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या आप जानते हैं कि आपकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे टीचर क्यों ना हो, बच्चे रोज वीसी के पास पहुंचे रहे हैं, प्रिंसिपल पास पहुंचे रहे हैं, सर की ही क्लास लगाओ, फिर भी आपकी सैलरी बढ़ने होने वाली नहीं है। सैलरी बढ़ने का एक सिस्टम होता है, आप जानते हैं, उस सिस्टम से ही सैलरी आपकी बढ़ेगी, जो गवर्नमेंट के रूल्स उस हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है, वहां पर सैलरी तो भाई अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बच्चे खूब डिमांड कर रहे हैं, आपके नाम पे एडमिशन हो रहा है, तो आपकी सैलरी जितना चाहें उतना मिल जाएगी, आप जानते हैं इस बात को। अब बताइए, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर से तुलना में प्राइवेट में ज्यादा सैलरी है, उसके बाद भी अधिकांश हम लोग जो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अधिकांश लोग चाहते हैं कि यार हम गवर्नमेंट जॉब में रहें। तो ऐसा क्यों भाई? गवर्नमेंट जॉब में आप जानते हैं फेम कम होती है, सैलरी कम होती है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अच्छी क्वालिटी तो आपका फेम बहुत ज्यादा होता है, सैलरी पैकेज ज्यादा होता है, फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब क्यों प्रेफर कर रहे हैं? वो है स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट जॉब का प्लस पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी है, फिक्स है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इतने साल की उम्र तक आपकी नौकरी सुरक्षित है। थोड़ा स्लो रेट से ही, लो रेट से ही सही, लेकिन हर साल आपका इतना सैलरी बढ़ेगी। भगवान न करें कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए व्यवस्था गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो स्टेबिलिटी है, पूरा का पूरा हमारी स्टेबिलिटी है, हमारे घर परिवार की स्टेबिलिटी है। ये स्टेबिलिटी फैक्टर ही है जो हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या हम प्रीफर करते हैं। हालांकि यहाँ सैलरी भी कम है, यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस भी लिमिटेड हैं, यहाँ पर सब कुछ कम है तुलना में अच्छे प्राइवेट सेक्टर की। तो स्टेबिलिटी फैक्टर है, वो बात देखिए यहाँ भी लागू होती है। अगर कोई प्रोसेस हो रही है, याद रखिएगा, तो वो प्रोसेस ए से बी में यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा स्पॉन्टेनियसली, मतलब बिना एनर्जी खर्च किए। देखिए जोर जबरदस्ती की बात अलग है भाई। जैसे मान लिया पता चला कि पता चला कि आप किसी के बच्चे को किडनैप कर लो, का नहीं तुमको प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, तो घर परिवार बचाना छोड़ना ही पड़ेगा भाई, मजबूरी में गन पॉइंट कुछ भी करा लीजिए, टीचर झाड़ू लगा तभी झाड़ू लगाएगा बेचारा। लेकिन वो गन पॉइंट बात दूसरी है, मैं क्या कर रहा हूँ, स्पॉन्टेनियसली विदाउट यूजिंग द एनर्जी, बिना एनर्जी यूज किए अगर प्रोसेस हो रही है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो आप जानते हैं उसमें क्या होती है, स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है ये बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रोसेस ऐसी हो जिसमें क्या हो रहा हो कि एक जो लेस स्टेबल सब्सटेंस हो, ध्यान दीजिए मेरी बात का, अगर ये लेस स्टेबल है, अगर आपका ये लेस स्टेबल है और अगर ये मोर स्टेबल है, अगर ऐसा है कि जो आपका रिएक्टेंट है या रिएक्टेंट की कंडीशन यहाँ पे लेस स्टेबल है, प्रोडक्ट कंडीशन मोर स्टेबल कंडीशन की है, तो अब ये अपने आप में ये प्रोसेस का जो चेंज है वो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा, यानी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में स्पॉन्टेनियसली बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। अब स्टेबिलिटी का हम पता कैसे करें भाई? तो ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी का फ्री एनर्जी यानी एनर्जी से इनवर्स रिलेशन होता है, याद रखिएगा आपका। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये स्टेबिलिटी जो है वो एनर्जी से इनवर्सली रिलेटेड होती है, कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी वो इनवर्सली रिलेटेड किसके होती है? एनर्जी से।
ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको मोर स्टेबल बनाना है तो क्या होना चाहिए, एनर्जी यहाँ पे लेस होनी चाहिए। भाई जब एनर्जी का स्टेबिलिटी से उल्टा संबंध है तो अगर यहाँ स्टेबिलिटी हाई करनी है तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एनर्जी यहाँ पे लो करना पड़ेगा। यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे लो होनी चाहिए, ठीक। और एनर्जी लो कब होगी, जब एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है ना। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर प्रोसेस के दौरान अगर फ्री एनर्जी का लॉस होता है, फ्री एनर्जी अगर घटती है तो प्रोसेस हमारी फिजिबल होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि भाई जब प्रोसेस के दौरान जब एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी जब निकलेगी लॉस होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर लॉस हो रहा है तो घट जाएगी, कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। और एनर्जी कम होते स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है किसी प्रोसेस में तो स्टेबिलिटी का बढ़ना एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल वो ड्राइविंग फोर्स होता है। और उस कंडीशन में आपकी प्रोसेस होगी, फिजिबल होगी, आराम से होगी। तो जरा सा इस तरह की बातों का आप लोग सोचिए, क्योंकि देखो भाई थोड़ा सा आपको भाई टेक्निकली सोचना पड़ेगा, ये प्रोसेस थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा लॉजिकल है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये बताओ कि ये ए से बी में अपने आप बदलेगा, बिना जोर जबरदस्ती के बदलेगा, बिना एनर्जी अप्लाई किए बदलेगा, क्यों बदलेगा भाई, कौन सा फैक्टर इसको कर रहा है। आप कह रहे हैं कि डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, प्रोसेस फिजिबल होगी। कभी सोचा इस पर, सोचिए, रुक के सोचिए। कह तो दिया कि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, प्रोसेस क्या होगी, फिजिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। जरा सोचिए ऐसा क्या हो जा रहा है भाई कि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होने से प्रोसेस जो फिजिबल हो जा रही है, पॉजिटिव होने से प्रोसेस इनफिजिबल हो जा रही है, ऐसा क्या है। तो उसका रीजन ये है कि डेल जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, प्रोसेस के दौरान फ्री एनर्जी का घटना, एनर्जी का घटना। तो एनर्जी घटने से क्या हो जा रहा है, एनर्जी घटेगा तो स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसके लिए हम लोग परेशान रहते हैं और कंपटीशन की लंबे समय तैयारी करके पाने का प्रयास करते हैं, वो बस स्टेबिलिटी फैक्टर ही है। बाकी आप भी जानते हैं कि प्राइवेट, अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं, अगर आपके पास क्वालिटी है, अगर आपका डिलीवर करने की कैपेसिटी है, तो प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं कि ज़्यादा ग्रोथ होती है, ज़्यादा वहाँ पर अर्निंग होती है, ज़्यादा वहाँ पे फेम मिलती है, गवर्नमेंट तुलना में नहीं। अब कोई भ्रष्टाचार लूट के करोड़ों कमा ले उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर सिस्टम के साथ चलने की बात हो रही है तो यहाँ पे ग्रोथ कम है, किसमें, गवर्नमेंट सेक्टर में तुलना में प्राइवेट सेक्टर के। लेकिन कौन सा फैक्टर आपको ड्राइव कर रहा है कि नहीं तुम गवर्नमेंट जॉब ही करो, वो है स्टेबिलिटी फैक्टर। हमारी सिक्योरिटी जो है, हमारी स्टेबिलिटी है, वो हमको गवर्नमेंट जॉब करवाती है या करवाने के लिए प्रयास करवाती है, ठीक है ना। एग्जैक्ट वही बात है कि आप कह रहे हैं कि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव कब आएगी, जब डेल जब फ्री एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो फ्री एनर्जी के घटने से प्रोसेस फिजिबल क्यों हो जा रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि स्टेबिलिटी का एनर्जी से इनवर्स रिलेशन है। अगर प्रोसेस के दौरान अगर एनर्जी घट रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और हर सिस्टम चाहता है कि हम मोर एंड मोर स्टेबल हो जाएं, और इसी नेचुरल लॉ को फॉलो करते हुए आप जानते हैं जब फ्री एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और उसी लिए प्रोसेस जो होती है फिजिबल हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज द रीजन कि व्हाई टू मेक द प्रोसेस फिजिबल डेल जी की वैल्यू होनी, क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ये लॉजिक है, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारी बातों का ढंग से एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया, प्रैक्टिकल तरीके से हमने एग्जाम्पल दिया, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बात करके हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। हर कोई चाहता है कि हमको स्टेबिलिटी मिले, स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो इसीलिए डेल जी का घटना स्टेबिलिटी को चूंकि बढ़ाता है, इसीलिए प्रोसेस को फिजिबल बना देता है, ठीक है ना। और मैंने अपने कंडीशन बताया आपको, मैथमेटिकल करके मैंने दिखाया कि डेल जी की वैल्यू तभी नेगेटिव होगी जब डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। तो बस हम लोगों ने पॉइंट यही किया था, यही इसी पॉइंट में कंक्लूड किया था कि डेल जी की वैल्यू यानी प्रोसेस को फिजिबल बनाने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होना चाहिए, फ्री एनर्जी घटनी चाहिए, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, डेल एस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ये पूरी की पूरी हमने इक्वेशन जो लिखा था उसका ये मैथमेटिकल एनालिसिस है और उसका ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, ये बात है। अब इसके बाद से जब हम लोग, आज तो आपकी क्लास में ही रोकेंगे, अगली क्लास में हम क्या देखें, हम एक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं।
हम पढ़ने वाले एक इक्वेशन डेल जी इक्वल टू होता है डेल जी नॉट प्लस नेचुरल लॉग जो होता है ln, और ये होता है, ये पढ़ेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर a इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर b अपान, सॉरी उल्टा हो गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ c टू द पावर c इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ d टू द पावर यहाँ पे स्मॉल d अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर स्मॉल a इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर स्मॉल b। और फाइनली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इनफैक्ट आपको मिलेगा कि जो डेल g होता है इक्वल होता है -2.303 इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, असल में इसको के कहा जाएगा, के ई। ये इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं फाइनली। और इक्वेशन हमारी ये रहेगी कि स्मॉल ए मॉलिक्यूल ऑफ ए, स्मॉल ए मॉलिक्यूल ऑफ ए प्लस स्मॉल बी मॉलिक्यूल ऑफ बी आर कन्वर्टिंग इनटू स्मॉल सी मॉलिक्यूल्स ऑफ सी और इन प्लस स्मॉल डी मॉलिक्यूल ऑफ डी। ये रिएक्शन हमारी होगी, ये हमारी रिएक्शन असल में इनफैक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन हम लेंगे, इस पर हमें सारी बातें अप्लाई करेंगे और फाइनली हम असल में यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिराइव करके आपको दिखाएंगे। और मान लो डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, है ना, आप इसको याद कर लीजिएगा वहां पर उस कंडीशन में। और अब इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना, तो इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये सारी बातें कैसे कैसे होती हैं, सारी बातें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो डेल एस का जो कॉन्सेप्ट था, फ्री एनर्जी का जो थ्योरेटिकल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन था कि किसी भी प्रोसेस को फिजिबल बनाने के लिए डेल जी की वैल्यू क्यों नेगेटिव होनी चाहिए, या फ्री एनर्जी वैल्यू क्यों घटनी चाहिए, या एंट्रोपी की वैल्यू क्यों पॉजिटिव होनी चाहिए, या एंट्रोपी क्यों बढ़नी चाहिए, उसका हमने मैथमेटिक्स से जोड़ करके उस इक्वेशन जोड़ के हमने उसका आपको हमने इसका थ्योरेटिकल ग्राउंड या कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनके समझ में आ गया होगा, और जो देखेंगे वो भी समझ जाएंगे। अगले क्लास में मैंने हिंट कर दिया, अगले क्लास में हमारा यही क्वेश्चन टारगेट होगा, इसको पाने की कोशिश करेंगे कैसे डिराइव होगा, और उसके बाद इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन हर साल पक्का रहता है, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट पर कि ये सारी जो क्लासेस हैं थोड़ी टेक्निकल जरूर हैं, लेकिन भाई एग्जाम में गारंटी के साथ क्वेश्चन देती हैं, और आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने में सीखने में थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ रहा है, लेकिन कम टाइम में तैयार हो जाएंगी। और एक बार अगर तैयार हो गई, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, जल्दी भूलती नहीं है, मतलब यहाँ पर बार बार रिविजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरह से इसके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, ठीक। तो इसी पॉइंट पे आज आपकी क्लास हम ही पर रोक रहे हैं। अगले क्लास में फिर अगले क्लास का हमने आपको सब्जेक्ट बता दिया हम क्या करने वाले हैं, इसी पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसी नोट पे क्लास को रोकते हुए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।